ठीक है। तो ये जो नॉलेज एंड करिकुलम का ही एक लास्ट में 2-3 सवाल यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। इम्पोर्टेंट सवाल नहीं भी हैं और हैं भी, एक बार क्या पता पेपर में आ जाए, तो थोड़ा बहुत आप अपनी तरफ से वहाँ पर बना के लिख देना। इसी का है, ठीक है, नॉलेज एंड करिकुलम जो फर्स्ट पेपर है। नॉलेज एंड करिकुलम में ना कभी कभार एक सवाल पूछता है, ये ज़्यादातर सवाल, वैसे पिछली बार ये सवाल ना, ये 7वां सवाल था, मतलब यूनिट 3rd यूनिट से पूछा गया, क्योंकि 3rd यूनिट में 6वां और 7वां और 4th यूनिट में 8वां 9वां सवाल होता है। तो यानी तीसरी यूनिट से सवाल पूछा गया था, जो मैं सवाल आपके सामने लेके आया हूँ। तीसरी यूनिट में 7वां सवाल था और उसमें एक 6वां सवाल भी था। तो 6वां सवाल अगर ये नहीं कर पाए बच्चा, तो 6वां क्या होगा, उसने 6वां आसान ही था, पाठ्यक्रम के जो घटक है उसको पूछा था, और 7वां में इसने ये पूछा था, इस सवाल था जो, ठीक है। सवाल क्या है ये पिछली बार पूछा गया था, तो मुझे नहीं लग रहा इस बार पूछेगा, या फिर मैं भी पूछ भी लेगा तो उसका विकल्प में 6वां तो होगा, तो वो आसान हो तो कर लेना। लेकिन ये सवाल जो है ना, ये कभी कभार 4 नंबर में पूछता है, और इसने कई बार पूछा है सवाल 4 नंबर में। सवाल क्या है, पाठ्यक्रम के विभिन्न दृष्टिकोण, अप्रोच की बात करता है, क्यूरिकुलम अप्रोच, CURRICUL अप्रोच। देखो अंग्रेजी का शब्द याद रखना है यार, अंग्रेजी क्या ही बोलूँ मैं तारीफ नहीं कर रहा उसकी, लेकिन बिना अंग्रेजी जाने आज के दिन में कुछ कर भी नहीं सकते आप। अंग्रेजी का शब्द होता है अप्रोच, ठीक है, और हिंदी का शब्द होता है, कहीं दृष्टिकोण लिखा होता है, कहीं उपागम लिखा होता है, कहीं कुछ भी लिखा होगा, कुछ भी लिख दिए गए। देखे, पाठ्यक्रम के विभिन्न दृष्टिकोण बताइए या पाठ्यक्रम के विभिन्न उपागम बताइए, लेकिन अंग्रेजी का शब्द होगा क्यूरिकुलम अप्रोच। जैसे हमने क्यूरिकुलम डिज़ाइन पढ़ा था ना, डिज़ाइन, बस सेम वैसा ही है, क्यूरिकुलम डिज़ाइन की तरह ही क्यूरिकुलम अप्रोच भी है। लेकिन अंग्रेजी में याद रखना, डिज़ाइन होगा तो मैं डिज़ाइन आपको पढ़ा चुका हूँ कि पाठ्यक्रम कैसे कैसे बनता है, और अप्रोच होगा तो अप्रोच भी उसी की तरह ही है, लेकिन बस याद रखना अप्रोच में अप्रोच लिखा होगा और डिज़ाइन में डिज़ाइन लिखा होगा। तो डिज़ाइन वाला मैंने समझा दिया, ये 4था यूनिट का सवाल बनता है, और जो अप्रोच होती है ये 3रा यूनिट में सवाल बनता है। लेकिन तीसरे यूनिट में जो आएगा तो इसको मत लिखना, क्योंकि उसके विकल्प में भी तो होगा, तो विकल्प वाला करना, लेकिन 4 नंबर पूछे गए तो 4 नंबर के मैंने यहाँ बता रखे हैं सवाल, ठीक है, मतलब 4 नंबर के दृष्टिकोण से याद रखना है। तो क्या करें, पाठ्यक्रम के विभिन्न दृष्टिकोण उपागम यानी अप्रोच बतानी है। मैंने क्या लिखा, 4 नंबर में कोई एक पूछ लेता है अप्रोच को, ठीक है, जैसे क्यूरिकुलम डिज़ाइन की तरह ही है, इसलिए पेपर में ध्यान देना। तो हमेशा याद रखना, पेपर में अंग्रेजी में डिज़ाइन लिख रहा है, अप्रोच लिख रहा है, अप्रोच लिखेगा तो ये वाले कर देने, और डिज़ाइन तो मैंने पूरा बता दिया। इंपॉर्टेंट सवाल मैंने बोला था आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है वो, ठीक है। अप्रोच भी 4 नंबर के लिए आता है कभी कभार, क्योंकि इसने पिछली बार अप्रोच पूछी थी, कौन सी वाली, ये ट्रेडिशनल अप्रोच पूछी थी 4 नंबर में, कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है। एक बार इसने क्रिटिकल अप्रोच पूछी है, ठीक है। तो अप्रोच वर्ड होगा। अब देखो हिंदी में क्या लिखा होता है, परंपरागत दृष्टिकोण, कभी कभार परंपरागत उपागम, तो कन्फ्यूज हो जाओगे, अंग्रेजी का शब्द याद रखने हैं। तो देखते सबसे पहले अप्रोच क्या है। पाठ्यक्रम दृष्टिकोण यानी अप्रोच का अर्थ होता है कि बच्चों को किस किस प्रकार से पढ़ाना है, इसे ही अप्रोच कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी अप्रोच होती है भाई, बच्चों को हम कैसे कैसे पढ़ाएं, उसे ही अप्रोच कहते हैं। डिज़ाइन में क्या था कि पाठ्यक्रम बनाना कैसे है, अब यहाँ पर क्या है कि अप्रोच बच्चों को पढ़ाना कैसे है। तो उसी प्रकार का है, जैसा डिज़ाइन होगा वैसे तो पढ़ाएंगे, इसलिए मैंने कहा डिज़ाइन से मिलता जुलता है ये भी। तो जो अप्रोच है यानी बच्चों को कैसे पढ़ाए वही है। तो अप्रोच 4 प्रकार की होती है, अंग्रेजी शब्द याद रखो, ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरा है लर्नर ड्रिवन अप्रोच, तीसरा है क्रिटिकल अप्रोच, और चौथा है पार्टिसिपेटरी अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच, लर्नर ड्रिवन अप्रोच, क्रिटिकल अप्रोच और पार्टिसिपेटरी अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच यानी परंपरागत दृष्टिकोण, परंपरागत दृष्टिकोण समझते हो, इस परंपरागत दृष्टिकोण को ही विषय केंद्रित अप्रोच भी कहते हैं। आ रही समझ, वो विषय केंद्रित अभिकल्पना थी, जो हमने प्रारूप पढ़ा था, विषय सब्जेक्ट सेंटर्ड डिजाइन था ना, उसको ट्रेडिशनल अप्रोच को हिंदी में वो भी लिख देगा कभी कभार विषय केंद्रित, लेकिन अंग्रेजी का याद रखना ट्रेडिशनल, परंपरागत दृष्टिकोण। दूसरा लर्नर ड्रिवन अप्रोच, अधिगम करता या सीखने वाले का दृष्टिकोण, इसको कभी कभार छात्र केंद्रित अप्रोच भी लिख देगा। छात्र केंद्रित डिज़ाइन याद आ रहा है, छात्र केंद्रित अप्रोच भी लिख देता है, क्योंकि लर्नर यानी सीखने वाला। क्रिटिकल अप्रोच, आलोचनात्मक दृष्टिकोण, आलोचनात्मक दृष्टिकोण में यानी वो वाला जो हम प्रॉब्लम सेंटर रख रहे हैं ना, प्रॉब्लम केंद्र में, ये उसी प्रकार का है। और पार्टिसिपेटरी अप्रोच ये याद नहीं रखनी है, पूछा नहीं गया है, लेकिन पार्टिसिपेटरी अप्रोच का मतलब कि ऐसी अप्रोच जहाँ पर टीचर और बच्चा दोनों के दोनों सहयोग करता है, पार्टिसिपेटरी सहगामी, समझ रहे हो, दोनों की सहभागिता होती है, ऐसा कहते हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच, परंपरागत दृष्टिकोण,
अंग्रेजी में याद रखना ट्रेडिशनल वर्ड होगा। अप्रोच में सेम डिज़ाइन की तरह ही है, डिज़ाइन पूरे याद हैं आपको तो आप इसको भी कर दोगे, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हो। जो डिज़ाइन वाला मैंने पढ़ा अगर वो पूरी तरह याद है ना तो इनको भी कर दोगे, कोई मतलब दिक्कत नहीं होगी। बस हाँ अंतर रखना, डिज़ाइन पूछ रहा है अप्रोच पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अप्रोच वर्ड होगा। और ट्रेडिशनल का हमेशा देखना अंग्रेजी में क्या लिखा है, इसने ट्रेडिशनल लिखा है, परंपरागत भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 4 नंबर में ज़्यादा पूछता है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल वर्ड होगा, ट्रेडिशनल, लर्नर ड्रिवन, क्रिटिकल, पार्टिसिपेटरी, अप्रोच 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 अप्रोच, हिंदी कुछ भी हो सकती है लेकिन मैंने बता दिया कुछ ऐसा होगा। अब देखते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच होती क्या है, थोड़ा समझना है, ज़्यादा दिमाग नहीं खपाना है इसमें, 4 नंबर का सवाल ज़्यादा बनता है। 16 नंबर में आया तो नहीं लिखना है, उसका विकल्प वाला लिख देना है। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है? परंपरागत दृष्टिकोण को विषय केंद्रित अप्रोच भी कहते हैं, वही विषय केंद्रित डिज़ाइन वाली ही बात सेम ऐसा ये भी। परंपरागत दृष्टिकोण को विषय केंद्रित अप्रोच भी कहते हैं। यह एक ऐसा पाठ्यक्रम है जिसका निर्माण विषय को केंद्र में रखकर किया जाता है और विभिन्न विषयों के आधार पर छात्रों को ज्ञान दिया जाता है। सेम वैसा तो है ये भी कि एक ऐसी अप्रोच है जहाँ पर आप क्या कर रहे हो, विषय को केंद्र में रखते हो, सब्जेक्ट सेंटर हो रहा है एक प्रकार से, और उन बच्चों को किताबें पढ़नी होती हैं। इस दृष्टिकोण में सभी विषयों की अपनी अपनी पुस्तकें होती हैं और शिक्षक को उन्हीं पुस्तकों के आधार पर पढ़ाना होता है। इस प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया काफ़ी प्राचीन समय से चली आ रही है, इसलिए इसको परंपरागत दृष्टिकोण भी कहते हैं। तो परंपरागत दृष्टिकोण यानी ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है पढ़ाने वाले बच्चों की, तो ऐसी अप्रोच है जहाँ केंद्र में किताब होती है, सब विषयों की अपनी अपनी किताब है, हिंदी की अपनी, गणित की अपनी, सबकी अपनी है, और उन किताबों को गुरुजी को बच्चों को पढ़ाना होता है। और ये जो पद्धति है ना, ये पता नहीं कब से चली आ रही है, पता नहीं प्राचीन काल से ये परंपरा चली आ रही किताब पढ़ाने वाली, इसलिए नाम ही है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशन समझते हो, परंपरागत, बहुत पहले से चली आ रही हो चीज़, उसको कहते हैं ट्रेडिशन। और एक होता है मॉडर्न, आधुनिक, तो आधुनिक तो नहीं है, बहुत पहले से चली आ रही है, इसलिए नाम है ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच या फिर सब्जेक्ट सेंटर, वो विषय केंद्रित, दोनों का मतलब एक जैसा ही है। वो डिज़ाइन में हम कह रहे थे बनाते कैसे हैं, यहाँ पर कहते हैं पढ़ाते कैसे हैं, बस उतना ही अंतर है दोनों में, ज़्यादा कोई अंतर नहीं, बस घोल घाल करने वाली बात है। बस आपको डिज़ाइन वाला याद हो अच्छी तरह से तो आप इसको भी घोल सेम उसी तरह लिख देना, बस यहाँ अप्रोच 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 डाल देना, 2 दृष्टिकोण हो ना, दृष्टिकोण दृष्टिकोण, टीचर को लगे हाँ वही है। परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषता यानी सेम उसी सब्जेक्ट सेंटर डिज़ाइन जैसी विशेषता है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में सभी विषय की किताबें पूर्व निर्धारित होती है और शिक्षकों को योजना निर्माण में आसानी होती है। यानी पहले से किताबें बनी हैं, भाई हिंदी की है, अंग्रेजी की है, गणित की है, तो भाई टीचर योजना पहले से बना लेता है कि हाँ हाँ ऐसी किताबें मुझे पढ़ानी है, मैं ऐसे पढ़ा लूँगा, तो योजना फिक्स हो जाती दिमाग में। दूसरी विशेषता क्या है ट्रेडिशनल अप्रोच की? इस पाठ्यक्रम में टॉपिकों की क्रमिकता होती है जिसके कारण छात्रों को पढ़ने में आसानी होती है, ठीक है। तो टॉपिक की क्रमिकता है, हिंदी में पहले ये टॉपिक फिर वो टॉपिक फिर ऐसे, तो आसानी है कि अच्छे ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़ने हैं, इसलिए ये आसान है, ठीक है। अगला, पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होता है इसलिए एक निश्चित अवधि में पूरा हो सकता है। तो पाठ्यक्रम पहले से पता है कि भाई किताब है हिंदी की, इसमें इतने विषय पढ़ने हैं, तो समय से पूरा हो जाते हैं कि टीचर को भी पता है कि भाई मुझे 5 महीने में पढ़ा देना है, तो सिलेबस टाइम से पूरा होता है। इस पाठ्यक्रम में समय और धन दोनों की बचत हो जाती है। समय की बचत क्यों हो जाती है कि भाई पहले से हमें पता है सब कुछ, तो हम समय फिक्स कर लेते हैं। और धन की बचत क्यों होती है? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक टीचर एक से ज़्यादा विषय भी पढ़ा लेता है। वही आ रहा है ना डिज़ाइन वाला, याद आ रहा है आपको? मैंने कहा था कि हमारे जब 11वीं में पढ़ता था मैं, तो जो हमारा टीचर था, मतलब जो गृह विज्ञान पढ़ाता, जो फिजिक्स पढ़ाता, तो केमिस्ट्री भी पढ़ा लेता था, कभी कभार बायो भी पढ़ा लेता था। और जब 12वीं में गए तो मैथ वाला टीचर केमिस्ट्री पढ़ा लेता था। तो एक टीचर 3 विषय पढ़ा रहा है, तो इसलिए भी था। और मैंने आगे क्या लिखा है, नोट वही पॉइंट लिख देना है जो डिज़ाइन में लिखे थे, सेम डिज़ाइन वाले पॉइंट यहाँ है। तो डिज़ाइन वाले पॉइंट आपको याद है विषय केंद्रित वाले, तो उनको यहाँ बना के लिख देना। और वहाँ पर डिज़ाइन वर्ड था, तो यहाँ पर इस शब्दों का दृष्टिकोण तो दृष्टिकोण लिख देना। बस यही करना है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। बस पता होना चाहिए कि अच्छे से अप्रोच के बारे में पूछ रहा है, और कौन सी अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, अप्रोच के बारे में पूछ रहा है, मतलब कैसे बच्चों को पढ़ाना है। दूसरा है लर्नर ड्रिवन अप्रोच, अधिगमकर्ता दृष्टिकोण, इसको छात्र केंद्रित दृष्टिकोण कुछ भी कह सकता है। अंग्रेजी का हमेशा एक ही शब्द मिलेगा आपको हर जगह, वो है लर्नर ड्रिवन अप्रोच। आज के दिन में अंग्रेजी, अगर मुझे लगता है कि हम भी ना मतलब अच्छी जगह पर कहीं पढ़ते या प्राइवेट स्कूलों में अच्छी जगहों पर, ये नहीं कह रहा मैं छोटे मोटे स्कूलों में, तो आज शायद कहीं ना कहीं ज़रूर होते। क्यों? क्योंकि हिंदी माध्यम वाला ऐसे ही कन्फ्यूज होता है जीवन में, कुछ और ही लिख देता है वो,
अंग्रेजी का देखो एक ही शब्द होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग निकलती है चीज़ों की। हिंदी में क्या ही बताऊँ मैं, बस आपको याद होनी चाहिए चीज़ें, मैं समझा रहा हूँ जिन चीज़ों को उसी तरह, जिस तरह मैं इतनी गहरा में समझाने की कोशिश तो मैं करता हूँ। क्या लगता है तुम्हें, अगर मैं पढ़ा रहा होता तो ऐसे समझा तो इतनी गहराई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे किसी से, मैं तो सिंपल समझा देता, अधिगम दृष्टिकोण दृष्टिकोण बोलता रहता, मैं समझाता नहीं कि जो डिज़ाइन है और अप्रोच है आपस में मिल रही है, कभी नहीं समझाता मैं, कि मैं कहता बिल्कुल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बस आपके लिए मैं कह रहा हूँ दोनों एक जैसी चीज़ें हैं, कोई अंतर नहीं है, सेम बातें चेप देनी है, बस वही है। देखते हैं, लर्नर ड्रिवन अप्रोच यानी अधिगमकर्ता यानी बाल केंद्र डिजाइन की बात कर रहा है। आ रही है ना, बाल केंद्र छात्र केंद्र, जहाँ बच्चे को केंद्र में रखकर पाठ्यक्रम बनाते हैं। इससे पहले परंपरागत वाला क्या था, किताब वाला था। अब इसमें देखते हैं, थोड़ा पानी पीते हैं कला में। इस प्रकार के दृष्टिकोण को छात्र केंद्रित दृष्टिकोण भी कहते हैं। इस प्रकार के पाठ्यक्रम का निर्माण बच्चों को केंद्र में रखकर किया जाता है। इस पाठ्यक्रम में बच्चों की रुचि, क्षमता, योग्यता आदि को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। तो सेम ये बात पहली वैसी है, बस सेम चेप देनी है। अधिगमकर्ता दृष्टिकोण की कुछ विशेषताएं भी हैं। क्या विशेषता है, इस पाठ्यक्रम में बच्चों का स्थान महत्वपूर्ण होता है। बच्चों की क्षमता योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। तो पहली विशेषता क्या है कि भाई बच्चे का स्थान महत्वपूर्ण होता है, बच्चे की क्षमता आयु इनके अनुसार आपने पाठ्यक्रम निर्धारित किया है, तो पहली विशेषता। दूसरी, इस प्रकार के पाठ्यक्रम में शिक्षक केवल मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, अर्थात शिक्षक की भूमिका गौण होती है। जो शिक्षक है वो केवल एक फैसिलिटेटर के रूप में होता है। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जो बच्चे को केंद्र में रखा जाएगा तो टीचर की केवल भूमिका है, मार्गदर्शक करेगा, उसको अपने विचार को थोपेगा नहीं। इस पाठ्यक्रम में बच्चों को प्राकृतिक रूप से सीखने पर बल दिया जाता है, अर्थात बच्चे शिक्षक आदि पर दबाव नहीं रहता है, ठीक है, बच्चों पर शिक्षक का दबाव नहीं रहता है, तो प्राकृतिक रूप से बच्चा सीखता रहता है, शिक्षक का दबाव नहीं होता है। अगला पॉइंट है, इस पाठ्यक्रम में बच्चे खुद करके सीखते हैं, अर्थात रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं मिलता है। और ट्रेडिशनल अप्रोच में, किताब वाले में तो क्या है, रटने वाली को प्रवृत्ति को मिल रहा होगा, भाई सिंपल सी बात है, रटने पर बल दे रहे हैं, या कि यहाँ पर है, हम यहाँ पर कमियाँ नहीं पढ़ रही इस बात, ठीक है, कमी होती तो कमी में लिखता मैं उसको, लेकिन कमी नहीं पढ़ रहे, खाली विशेषता देख दे रहे। तो रटने वाली प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं मिलता है, बच्चा खुद से करके सीख रहा है। यह पाठ्यक्रम बच्चों के अनुसार बनाया जाता है, इसलिए इसे पढ़ने में आनंद एवं अनुभव आता है। तो बात बिल्कुल सही है भाई, बच्चे के अनुसार आप बच्चे को केंद्र में रखकर अगर सिलेबस बनाओगे तो कॉमन सी बात है, बच्चा इंटरेस्ट लेगा। पर किताबें तो ज़बरदस्ती पढ़ाई जाती है, कई बार तो बच्चा खुद नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन पढ़नी वही होती है सबको। तो ये था लर्नर ड्रिवन अप्रोच, अंग्रेजी का शब्द याद रखना, पहला ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरा लर्नर ड्रिवन अप्रोच। अब तीसरा देखते हैं क्रिटिकल अप्रोच, आलोचनात्मक दृष्टिकोण, हिंदी में लिखते हैं, अंग्रेजी में शब्द याद रखना क्रिटिकल अप्रोच। यह एक ऐसी अप्रोच है जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों की ही भागीदारी होती है। इसमें समस्या समाधान दृष्टिकोण भी कहते हैं, समस्या समाधान दृष्टिकोण, ठीक है, समस्या समाधान यार ये प्रॉब्लम सेंटर वाला। शिक्षक द्वारा छात्रों के सामने कोई सामाजिक समस्या रखते हैं और बच्चे उस पर समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। तो क्रिटिकल अप्रोच वही याद आ रही है आपको कि प्रॉब्लम सेंटर्ड है। शिक्षक ने बच्चे के सामने एक समस्या रख दी, सामाजिक समस्या की, बताओ देश में बेरोजगारी इतनी क्यों है, और बच्चे उस पर अपना विचार रख रहे हैं, सर ये कारण है, समाधान ये है। तो इसी को कहते हैं क्रिटिकल अप्रोच, ठीक है। और क्रिटिकल अप्रोच में दोनों की भागीदारी है, टीचर की भी बराबर भागीदारी, बच्चे की भी बराबर भागीदारी है। भाई टीचर ही तब समस्या तो देगा ना, तभी तो बच्चा उसको सोचता रहेगा, और फिर बाद में बच्चे टीचर को अपना उत्तर भी देंगे। टीचर की भी भागीदारी, बच्चे की भी भागीदारी, दोनों की भागीदारी बराबर होती है इस क्रिटिकल अप्रोच में, और इस प्रकार की समस्या ही है। तो ये 3 अप्रोच हैं, तीनों याद ही रखने हैं। मैंने इसमें आपको विशेषता नहीं बताई है, विशेषता वही वाली लिख देना, याद होगी आपको, डिज़ाइन वाली, जो प्रॉब्लम सेंटर डिज़ाइन, उसी चीज़ को लिख देना कि बच्चे कैसे कैसे क्या करते हैं, वो अच्छी तरह याद होनी चाहिए। उसके आधार पर ये वाला पेपर भी हल करना आपको, ठीक है। तो मैंने कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिटेल में समझा दिया, डिज़ाइन जैसा ही सेम है। डिज़ाइन का मतलब कि पाठ्यक्रम बना कैसे रहे हैं, अप्रोच का मतलब कि बच्चों को हम पढ़ा कैसा रहे हैं, बस दोनों में अंतर इतना है, पढ़ाने का और बनाने का, ठीक है। तो ये और अप्रोच में आपने देख लिया, ट्रेडिशनल अप्रोच, लर्नर ड्रिवन अप्रोच, क्रिटिकल अप्रोच, पार्टिसिपेटरी अप्रोच। पार्टिसिपेटरी मैंने नहीं बताई, बस सहभागिता होती है दोनों की, ये भी इसी प्रकार, ये ज़्यादातर यही पूछता है ट्रेडिशनल वाला, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा पाठ्यक्रम के विभिन्न दृष्टिकोण, उपागम, हिंदी में और अंग्रेजी में अप्रोच वर्ड है, डिज़ाइन अप्रोच, दोनों एक जैसे चीज़ें हैं। एक छोटा सा एक टॉपिक था, एक और टॉपिक देखते हैं। एक शब्द होता है संस्कृति। ये जो सवाल है ना, संस्कृति वाला ये सवाल जो है, ये सवाल आपको
जो सेकंड यूनिट है ना, जो उसमें चौथा और पांचवा सवाल होता है ना, सेकंड फर्स्ट जो यूनिट होती है उसमें दूसरा तीसरा सवाल होता है, सेकंड यूनिट में चौथा और पांचवा सवाल होता है। तो कभी कभार आपको वहाँ मिल सकता है इस संस्कृति का सवाल सेकंड यूनिट में। हालांकि मैंने आपको सेकंड यूनिट में दर्शन पढ़ाए हैं, मतलब भगवान पर भरोसा करना और भगवान से प्रार्थना भी करना कि दर्शन का सवाल ही आए, ठीक है। जो आदर्शवाद है, प्रकृतिवाद है, इनका सवाल आए, ठीक है। लेकिन माना कभी किस्मत इतनी बेकार चल रही हो कि यार सवाल ही ना टपके वहाँ से, या ऐसा सवाल आ जाए जो कर नहीं पा रहे हो, और उसके विकल्प में माना ये सवाल आ जाए संस्कृति का, आ सकता है, तो आएगा तो फिर थोड़ी बहुत तो लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे वहाँ पर, तो वही मैंने थोड़ा सा बताया है। वैसे जहाँ तक मुझे उम्मीद है इस बार प्रकृतिवाद पर सवाल आ सकता है, संभावित है। बाकी भाई संभावना जता सकते हैं, टीचर तो मैं भी नहीं उन चीज़ों का, पर थोड़ा संस्कृति पर मे भी आ जाए कभी। तो क्या लिखना है संस्कृति पर, कैसा सवाल बनेगा। संस्कृति का अर्थ संस्कृति का अर्थ एवं परिभाषा बताइए, और ज्ञान प्राप्त करने में संस्कृति की भूमिका बताइए। तो संस्कृति का अर्थ बताना है, और जो संस्कृति है वो ज्ञान प्राप्त करने में अपनी भूमिका कैसे निभाती है, कैसे निभाती है संस्कृति। तो मैंने थोड़ी बहुत यहाँ संस्कृति परिभाषा लिखी है, आपको ये पेपर में लिख देनी है। और ज्ञान प्राप्ति में कैसे भूमिका निभाती है संस्कृति, तो थोड़ी बहुत वो लिखनी है। मैंने लिखी नहीं है, लेकिन एक दो पॉइंट में समझाऊंगा और अपने दिमाग से वहाँ पर लिखने हैं कि कैसे भूमिका निभाते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। संस्कृत एक बहुत ही व्यापक शब्द है जिसका सामान्य अर्थ होता है जीवन जीने का तरीका। जीवन जीने का तरीका ही संस्कृति कहलाती है। मानव जिस प्रकार अपना जीवन जीता है उसे संस्कृति कहते हैं। इसमें बोली, भाषा, खान पान, पहनावा, नृत्य, संगीत, मान्यताएं, प्रथाएं, त्यौहार आदि सब कुछ सम्मिलित होते हैं। इसलिए संस्कृत एक बहुत ही व्यापक शब्द है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, जो संस्कृति है, संस्कृति एक बहुत ज़्यादा व्यापक शब्द है। क्यों व्यापक शब्द है, क्योंकि सब कुछ जीवन जीने से संबंधित सब कुछ आता है संस्कृति के भीतर। जो भी हम खाना खाते हैं, पहनावा करते हैं, ये सब कुछ हमारी संस्कृति है। कई बार नहीं देखा आपने, जैसे हम पहाड़ी लोग होते हैं, पहाड़ी टोपी पहनते तो हम क्या बोलते हैं, हमारी पहाड़ी संस्कृति है। तो आपका पहनावा है ना वो। कई बार हम खाना खाते कि वो क्वादा की रोटी, हम कहते हैं हमारी पहाड़ी संस्कृति है। तो खाना भी तो आपकी पहाड़ी संस्कृति है। हम आभूषण, मूर्खुला, पता नहीं क्या क्या पहनते गले में, तो क्या कहते हैं कि पहाड़ी महिलाओं की संस्कृति। यानी संस्कृति सब कुछ आ जाती है। हम कई बार अपने त्यौहार मनाते, फूल दिए का त्यौहार, हम कहते हैं हमारी संस्कृति है ये। तो संस्कृति में सब कुछ आता है, ठीक है। जीवन जीने का तरीका संस्कृति कहलाती है। हम कहते हैं हमारी पहाड़ी बोली है, हमारी संस्कृति है। तो बोली, भाषा, खान पान, जो भी पहनावा है, कई बार हम नृत्य, झोड़ा ये लगाते हैं गांव में, तो हम कहते हैं हमारी संस्कृति, देखो पहाड़ी संस्कृति। पहाड़ी संस्कृति में नृत्य भी तो आ गया। हम पहाड़ी गाने आदि गाते हैं, हम कहते हैं हमारी संस्कृति है। तो एक संस्कृति है। मान्यताएं, प्रथाएं, त्यौहार सब कुछ संस्कृति में शामिल होता है। तो इसलिए मैंने कहा संस्कृति बहुत ही व्यापक शब्द है। जीवन जीने का तरीका ही संस्कृति कहलाता है। तो आई समझ आपको संस्कृति की परिभाषा, बहुत व्यापक शब्द है संस्कृति। प्राचीन काल से लेकर आज तक मानव ने अपनी संस्कृति में भी व्यापक परिवर्तन किया है। उसकी बोली, भाषा, पहनावा, खान पान सब कुछ में समय के अनुसार परिवर्तन आया है। आज वर्तमान में हमारे देश में विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय को मानने वाले लोग रहते हैं, और उनकी बोली, भाषा, रीति रिवाज, खान पान, सब मान्यताएं इत्यादि भी भिन्न भिन्न हैं। तो और एक्सप्लेन कर दिया कि भाई आज जो प्राचीन काल से आज तक लगातार संस्कृति बदल रही है, बिल्कुल बदल रही है। जो आज हम पहनावा पहनते, जरूरी थोड़ी कि 500 साल भी ऐसे ही पहनते होंगे, उस समय कुछ और ही पहनते होंगे। वो खाना खाते हैं उस समय कुछ और ही खाते होंगे, बोली कुछ और ही रही होगी, बदल रहा है। और साथ ही साथ मैंने कहा आज के समय में हमारे यहाँ पर बहुत जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग रहते हैं। तो भाई हर चीज़ की अपनी अपनी संस्कृति है। मुसलमान अलग तरीके से, हिंदू अलग तरीके से, सिख अलग तरीके से, जैन अलग तरीके से पहन रहा है। उनकी बोली भाषा भी अलग अलग हो सकती है। तो सबकी अलग अलग बोली भाषा होती है। इसलिए भारत को सांस्कृतिक विविधता वाला देश कहते हैं। कई बार सुना होगा आपने सांस्कृतिक विविधता। सांस्कृतिक विविधता का मतलब ही होता है कि जहाँ हर चीज़ में आपको विविधता दिखे। अगर मैं बोली भाषा की बात करूँ तो इतनी सारी बोली भाषाएं हैं। अगर मैं खान पान की बात करूँ तो बहुत सारा खान पान है। गढ़वाली का अलग खान पान, पंजाबी का अलग खान पान, बंगाली का अलग खान पान। दक्षिण भारत में चले जाते तो वहाँ पर वो इडली सांभर डोसा खा रहे हैं। बंगाल में चले जाते तो वहाँ पर मच्छी भात खा रहे हैं। आप इधर पंजाब की तरफ चले जाओ तो वहाँ देखेंगे अब सरसों का साग और मक्के की रोटी फेमस है। तो हर चीज़ का खान पान, तो खान पान एक जैसा नहीं। जब विविधता दिखे, कपड़ों में, पहनावे में विविधता है। दक्षिण भारत में देखो लुंगी पहन लेंगे, आप कभी राजस्थान में जाओ तो देखो रंग बिरंगे कपड़े पहन लेंगे, पंजाब में जाओ तो देखो पगड़ी पहन लेंगे, हम उत्तराखंड में जाओ तो कुछ और ही पहन लेंगे। तो पहनावे में भी तो विविधता है। तो इसे ही कहते हैं सांस्कृतिक विविधता। यानी जहाँ वैरायटी बहुत अधिक दिखती है तो भारत में सांस्कृतिक विविधता वाला देश है। तो इस संस्कृति की आपने परिभाषा देख ली। संस्कृति क्या परिभाषा, और ज्ञान प्राप्त करने में किस प्रकार भूमिका अदा करती है।
तो भाई ज्ञान प्राप्त करने में भूमिका अदा कर रही है नहीं कर रही है? आप अपने पॉइंट सोचिए इस पर। चलो मैं नहीं बता रहा, मैंने लिखे भी नहीं है पॉइंट, आप खुद सोचना कि कोई संस्कृति है वो कैसे हमें ज्ञान दिला रही है, कैसे दिखाती है भाई, ज्ञान कैसे प्राप्त कराती है। ज्ञान का मतलब क्या है, क्या होता है ज्ञान? ज्ञान जिसका मतलब जानना होता है, तो किसी चीज़ के बारे में कैसे जनवा रही है हमको, कैसे हम पता लगा किसी चीज़ के बारे में? तो सोचना इसके बारे में, दिमाग, इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करो और दिमाग में सोचिए कि यार संस्कृति से हम कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकते, किसी चीज़ का कैसे मिल रहा है। क्या संस्कृति से हमें खान पान का ज्ञान नहीं मिल रहा? क्या संस्कृति से हमें पहनावे का ज्ञान नहीं मिल रहा? क्या संस्कृति से हम ये नहीं जान पा रहे कि किस देश किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जा रही है? क्या संस्कृति हम ये नहीं पहचान पा रहे कि कौन सा त्यौहार है? या संस्कृति ये नहीं पहचान पा रही कि किसी क्षेत्र में किस प्रकार के पहनावा है, रीति रिवाज है, मान्यताएं हैं? तो क्या इससे हमें ज्ञान नहीं मिल रहा? यही सोचना है आपको। मान ले सवाल ही ऐसा आ जाए, कुछ ना जाने तो इस पॉइंट को लिखना है, यही कला अपनानी है। मतलब मान ले फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने सवाल आ जाए तो मैं कुछ ना कुछ तो चेपता ज़रूर इस पर, है ना। मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे चेपना होता है चीज़ों को, ये मैंने पढ़ा नहीं है, इसका उत्तर मैंने खुद ही अपनी शब्दों में लिखा है उत्तर को। क्योंकि संस्कृति होता क्या है, किताबी भाषा नहीं जानता मैंने जब तैयारी की थी तो मैं सब कुछ पढ़ता था इन चीज़ों को। अब जो भी है क्या करें, दुख के क्षण याद क्यों दिलाऊं अपने आप को, पर वही मतलब जो भी समझ लो, ठीक है। तो सोचना कि कैसे हमें ज्ञान दिलाता है संस्कृति, ठीक है। मैंने फिर भी कहा ये सवाल महत्वपूर्ण बिल्कुल भी नहीं है। जो ऑप्शन में 4 और 5वां सवाल होता है वहाँ पर प्रकृतिवाद ये सवाल पूछा जाएगा, लेकिन कभी मान ली किस्मत इतनी ख़त्म चल रही हो ना पूछा सा और ये सवाल पूछ दिया तो फिर हाथ खड़ी तो नहीं करोगे, लिख देना वहाँ पर अपने मन से, इतने समझ विकसित कर ही देना अपनी, ठीक है। तो ये भी सवाल हमने देख लिया। अगला देखते हैं, एक दो और देखेंगे पाठ्यक्रम इससे पहले ही देखेंगे हम सार्वभौमिक ज्ञान और की विशेषताएं। इस सवाल एक बार पूछा गया था, इसने एक बार 8 नंबर का सवाल पूछा था, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ उसको। सार्वभौमिक ज्ञान होता क्या है, याद आ रही है आपको? स्थानीय ज्ञान, सार्वभौमिक ज्ञान। स्थानीय ज्ञान वह ज्ञान होता है जो किसी क्षेत्र विशेष संस्कृति संबंधित होता है, और सार्वभौमिक ज्ञान वह ज्ञान होता है जो क्षेत्र विशेष संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ता है, बिल्कुल यूनिवर्सल होता है, हर जगह एक जैसा है। सूर्य पूरब से निकल रहा है तो सूरज हर जगह पूरब से ही निकलेगा। वैसा नहीं होगा कि हमारी संस्कृति समाज का अलग प्रभाव है तो हम अलग मानेंगे और हम दक्षिण भारत में जाएंगे वो कहेंगे नहीं पश्चिम से निकल रहा है, वो हर जगह से ही पूरब से ही निकलेगा। तो उसे सार्वभौमिक ज्ञान कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। तो सार्वभौमिक ज्ञान की परिभाषा और कुछ विशेषता पूछ रहा था ये, तो क्या है इसकी परिभाषा, जस्ट एक ग्लेंस में, ठीक है। सार्वभौमिक ज्ञान वह ज्ञान है जिस पर क्षेत्र संस्कृति कला, क्षेत्र संस्कृति काल, विचारधारा आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि यह हमेशा एक जैसा होता है, सत्य होता है, उसको सार्वभौमिक ज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो हर जगह एक जैसा मिलेगा आपको, सार्वभौमिक ज्ञान है। सूर्य पूर्व से निकलता है, उदाहरण में सूर्य पूर्व से निकलता है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, ये सभी तथ्य सार्वभौमिक ज्ञान की श्रेणी में आते हैं क्योंकि इन पर किसी भी क्षेत्र संस्कृति विचारधारा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आपने सिंपल सी परिभाषा बता दी भाई, सार्वभौमिक ज्ञान वह ज्ञान है जो हर जगह यूनिवर्सल होता है, सत्य होता है, और किसी भी संस्कृति, क्षेत्र, काल, व्यक्ति की विचार किसी से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, तुम्हारी विचारधारा से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तुम्हारा विश्वास से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मेरे से कोई प्रभाव नहीं, वो हर जगह एक जैसा ही रहता है। तो ये मैंने जैसे सूर्य पूरब से निकलता है, पृथ्वी परिक्रमा करती है, ऐसी मैथ आदि के सवाल होते हैं, जैसे 2 और 2 4 होता है, तो इसको कोई नकार नहीं सकता। ऐसा भी कभी नहीं होगा मान हिंदुस्तान में 2 2 4 हो रहा, अमेरिका में जाके 2 2 5 होता हो, वो हर जगह 4 ही बनेगा, कहीं भी चले जाओ। इसको यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं, ठीक है, जो हर जगह एक जैसा हो। सार्वभौमिक ज्ञान की कुछ विशेषताएं। पहली विशेषता, वैश्विक मान्यता। सार्वभौमिक ज्ञान को सारी दुनिया में स्वीकार किया जाता है, यह किसी क्षेत्र या संस्कृति तक सीमित नहीं होता। तो पहली है वैश्विक मान्यता, यानी हर जगह जिसको स्वीकार किया जाए। 2 और 2 4 होता है, हर जगह ही स्वीकार रहा है, ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में होगा। तो विशेषता इसमें पहली है सार्वभौमिक, वैश्विक मान्यता होती है इसको। दूसरा, तर्क और प्रमाण। सार्वभौमिक ज्ञान तर्कों और प्रमाणों पर आधारित होता है, यह अंधविश्वास और कल्पनाओं से परे होता है। तो तर्कों पर, प्रमाणों पर आधारित है सार्वभौमिक ज्ञान, ठीक है, और अंधविश्वास कल्पनाओं से परे है, कोई कल्पना से कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसको, यह कल्पना को मानता भी नहीं है, ठीक है। तो ये भी देखिए, तर्क और प्रमाण पर आधारित। अगला, स्थानीय ज्ञान से अलग है। सार्वभौमिक ज्ञान स्थानीय ज्ञान से अलग होता है क्योंकि यह किसी स्थान विशेष तक सीमित नहीं रहता है। तो इस स्थान विशेष में सीमित नहीं है कि यहाँ केवल दिल्ली में ही होगा या दूसरी जगह नहीं होगा, किसी क्षेत्र विशेष का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए स्थानीय ज्ञान से बिल्कुल अलग है सार्वभौमिक ज्ञान। अगली विशेषता, अपरिवर्तनशील होता है। सार्वभौमिक ज्ञान हमेशा अपरिवर्तनशील होता है क्योंकि यह समय, स्थान, परिस्थिति के अनुसार बदलता नहीं है, तो हमेशा एक जैसा ही रहेगा, कभी बदलेगा नहीं।
एक बार विश्वास और सत्य में आपको अंतर याद आ रहा है? मैंने एक बहुत पहले बताया था विश्वास क्या है, सत्य क्या है। तो सत्य की तरह ही तो है सार्वभौमिक ज्ञान भी, जो हमेशा एक जैसा रहेगा, अपरिवर्तनशील है, नियमों और सिद्धांतों पर आधारित होता है। सार्वभौमिक ज्ञान मुख्य रूप से गणित, विज्ञान आदि विषयों से संबंधित होता है, इसलिए इसके नियम और सिद्धांत होते हैं। तो सार्वभौमिक ज्ञान कल्पनाओं पर आधारित नहीं होता, नियमों और सिद्धांत पर होता है। और ज़्यादातर सार्वभौमिक ज्ञान आपको गणित और विज्ञान के सिद्धांतों पर ही मिलता है। तो ये भी हमने देख लिया, गणित के जैसे 2 और 2 4 गणित का ही फॉर्मूला है, और सूर्य पूरब से निकल रहा है, ये भी विज्ञान का फॉर्मूला है। तो ज़्यादातर ये सिद्धांत विज्ञान और गणित से संबंधित होते हैं। अगला, आसानी से साझा। सार्वभौमिक ज्ञान सब जगह एक जैसा होता है, इसलिए इसको आसानी से साझा किया जा सकता है। साझा का मतलब समझते हो, एक दूसरे को समझाया जा सकता है, एक दूसरे को बताया जा सकता है कि हर जगह एक जैसा है। अब मान लीजिए स्थानीय ज्ञान है कहीं का, तो स्थानीय ज्ञान को साझा करना बहुत कठिन है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम उत्तराखंडी हैं, अब उत्तराखंड में मान लिया हमारे कोई परंपरा है, कुछ भी मान लिया हम फूलदेई का त्यौहार मनाते हैं, तो उसको तुम दूसरे के सामने एक्सप्लेन करो ये है, तो बहुत कठिन है ना चीज़ को एक्सप्लेन करना। क्यों? समझेगा कि अच्छा ऐसा भी होता है, फूल लेके आते हैं, घर घर में जाते हैं, ये करते हैं, क्योंकि स्थानीय ज्ञान है। स्थानीय ज्ञान को किसी दूसरे को बताना बहुत कठिन है, समझाना बहुत कठिन है। लेकिन जो सार्वभौमिक चीज़ है सब जगह है, तो भाई दूसरे को आसानी से समझा दोगे कि जो सूर्य होता है पूरब से निकलता है, तो एक बच्चा भी कहेगा हाँ हाँ ऐसा हमने स्कूल में पढ़ा था। क्योंकि सत्य है, उसको साझा करना बहुत आसान होता है, दूसरों को बताना समझाना आसान है चीज़ें, ठीक है। तो ये कभी ये 4 नंबर में सवाल पूछ सकता है, ज़्यादातर 4 नंबर में ही पूछे जाएगा। एक बार 8 नंबर में पूछा था, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है। 4 नंबर में पूछे तो ऐसे थोड़ा बहुत लिख देना, थोड़ी परिभाषा और 1-2 पॉइंट भी, तो थोड़ा अच्छा रहेगा एग्जामिनर को। तो ये भी आपने समझ लिया है, तो तीसरा भी पॉइंट देख लिया। अगला सवाल को देखेंगे हम, लास्ट वाला है, ठीक है। इसके बाद ख़त्म हो चुका है, बस ईश्वर से प्रार्थना करो कि सब इसी से आ जाए जो पढ़ाया हुआ अभी तक। पाठ्यक्रम में बदलाव की ज़रूरत। पाठ्यक्रम में बदलाव की ज़रूरत यानी जो पाठ्यक्रम हमारा है, जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें पाठ्यक्रम में क्यों हमें चेंज करने की आवश्यकता है, बदलाव की क्यों ज़रूरत है। चलो मैं आपसे ही पूछता हूँ, जस्ट मान लीजिए आपने फॉर एग्जांपल मैंने नहीं पढ़ाया था और एग्ज़ाम में आ गया, तो क्या लिखेंगे इस पर? सोचना है दिमाग में कि जो पाठ्यक्रम स्कूल में हम पढ़ रहे हैं भाई, बदलाव की क्यों ज़रूरत हो, उसमें क्यों बदलाव करना चाहते हैं हम। तो 3-4 पॉइंट वैसे मन में आ जाएंगे। पहला पॉइंट हो सकता है कि भाई जो पेपर जो हमारी शिक्षा के उद्देश्य हैं, और यदि उद्देश्य बदल जाएंगे हमारे, तो हमें पाठ्यक्रम में बदलाव करना पड़ेगा। अगला पॉइंट हो सकता है भाई समाज की सोच, समाज की ज़रूरत। समाज की ज़रूरत पहले जैसी थी, मान लें आज बदल गई है, तो पाठ्यक्रम में बदलाव करना पड़ेगा। तो बदलाव की ज़रूरत क्यों है भाई? समाज की नज़रिया ही बदल गया तो बदलना पड़ेगा। तीसरा, तकनीकी। भाई मान लें तकनीकी ही बदल गई, तो हमको पाठ्यक्रम में तो बदलना पड़ेगा। अगला, समितियों ने अपनी कोई रिपोर्ट आदि दी कि भाई यहाँ बदला दो, तो हमको पाठ्यक्रम बदलना पड़ेगा। वैज्ञानिक कार्य, भाई विज्ञान में नए नए शोध अनुसंधान हुए, उन चीज़ को हमें पाठ्यक्रम में शामिल करना पड़ेगा, इसलिए पाठ्यक्रम को बदल दिया। मनोवैज्ञानिक आधार कि बच्चों की जो क्षमता है, रुचि है, वही बदल गई, तो पाठ्यक्रम बदलना पड़ेगा। तो ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट हो जाएंगे। ये पॉइंट पता आपको क्या, कौन से वाले पॉइंट आ रहे हैं ये? एक मिनट, हाँ, ये पॉइंट आपको याद आ रहे हैं? ये वाले पॉइंट, सवाल दिखाता हूँ मैं। पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले घटक के कारकों की व्याख्या कीजिए। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं? तो बहुत सारे कारक पड़े थे। ये सवाल याद रखने के सवालों को, एक पाठ्यक्रम के घटक थे कि किन से मिलकर बना था, और एक पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले घटक हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया था दोनों चीज़ें। और सेम उसी प्रकार के भी है पाठ्यक्रम में बदलाव की जरूरत वाले। तो कौन कौन से घटक हैं? सामाजिक और सांस्कृतिक घटक थे, राजनीतिक थे, आर्थिक थे, दार्शनिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, तकनीकी थे, पर्यावरणीय थे, शिक्षा के उद्देश्य, परीक्षा प्रणाली, राष्ट्रीय आयोग, इनके कारण पाठ्यक्रम प्रभावित हो रहा था। तो सेम इसके कारण भी तो पाठ्यक्रम में हमें बदलाव की जरूरत पड़ेगी। भाई मान लें ये है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक थे, तो मान लें सामाजिक सांस्कृतिक कारक विचारधारा बदल गई तो पाठ्यक्रम बदलना पड़ेगा। राजनीतिक कारक, राजनीति में बदलाव आ गए, नई विचारधारा आ गई, तो उसके भी बदलना पड़ेगा। आर्थिक कारक हो गए, पहले देश गरीब था, देश अमीर बन गया, तो हमें पाठ्यक्रम बदलना पड़ेगा, नई नई कुछ चीज़ें आ गई। मनोवैज्ञानिक कारक, दार्शनिक कारक, पर्यावरणीय कारक, इन्हीं कारकों को लिख देना। आइए समझिए एक चीज़ को दूसरी जगह कैसे चेपा जाता है, मैं ये कला सिखा रहा हूँ अंतिम समय में आपको, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ चीज़ों को कैसे चेपना होता है। थोड़ा इसको देख लेते हैं अब, पाठ्यक्रम में बदलाव की क्यों जरूरत है हमको। एक छात्र विद्यालय में शिक्षक के संरक्षण में जो भी क्रियाकलाप गतिविधियां करता है उसे पाठ्यक्रम कहते हैं।
बिल्कुल वही पाठ्यक्रम है। और पाठ्यक्रम में अनेक कारकों से बदलाव की जरूरत होती है जो निम्न है। तो कई कारक होते हैं जो बदलाव करने होते हैं। पहला कारक, शिक्षा के अनेक उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्य को प्राप्त करना शिक्षा का उद्देश्य होता है। जब उद्देश्य ही बदल जाता है तो पाठ्यक्रम में भी बदलाव करना पड़ता है। तो पाठ्यक्रम में बदलाव क्यों कर रहे हैं भाई? शिक्षा के उद्देश्य ही बदल गए। पहला कुछ और उद्देश्य था, आज आपके कुछ और उद्देश्य हो गए, तो फिर पाठ्यक्रम बदलना पड़ेगा, तो इसलिए ज़रूरत है हमें। अगला, समाज की ज़रूरतें और आवश्यकताओं में परिवर्तन होता रहता है और पाठ्यक्रम भी समाज के अनुरूप बनाया जाता है। यदि समाज की ज़रूरत और आवश्यकता बदल जाती है तो पाठ्यक्रम में बदलाव करना पड़ता है। तो सेम वही पॉइंट भाई, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि समाज की ज़रूरत ही बदल गई है और बच्चे का तो समाज का अंग बनाना है, तो उसको समाज के लिए बनाना है, तो समाज जैसे ही उसमें पाठ्यक्रम में शामिल भी तो होनी चाहिए आवश्यकता, इसलिए बदल दिया। तकनीकी कार्य भी पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। नई नई तकनीकी आ गई है। पहले जो हम बोर्ड पर पढ़ाते थे और माने आज के दिन में वो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, ऑनलाइन क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस आ गई, तो भाई बदलना पड़ेगा आपको। अर्थव्यवस्था की स्थिति पाठ्यक्रम बदलाव करती है। इकॉनमी बदल गई आपकी, पहले गरीब थे आज अमीर हो गए, या फिर अमीर से गरीब हो गए, फिर उल्टा भी हो सकता है। माने बहुत अच्छा पाठ्यक्रम चल रहा था और युद्ध हो गया, मान लिया चाइना का युद्ध हो गया भारत से और बहुत जन धन की हानि हो गई, तो बहुत गरीब हो गए, ऐसा भी हो सकता है। तो पाठ्यक्रम बदलना पड़ेगा चीज़ों का। आर्थिक कार्य भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है और बाकी सारे पॉइंट यही चेप दे रही हैं। अपने दिमाग में सोचो, इनको लिख सकते हो वहाँ पर। दार्शनिक कारक लिख सकते हो पाठ्यक्रम बदलने के लिए, कैसे सोचो, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। भाई समाज मान ले पहले किसी और दर्शन को मानता था, प्रकृतिवाद को, आज मान ले विज्ञानवाद को मानता है। तो जब वैज्ञानिक बात को, प्रयोजनवाद को मान रहा है, तो भाई पाठ्यक्रम में बदलना पड़ेगा। मनोवैज्ञानिक कारक वही है कि बच्चे मान ले पहले कक्षा में कुछ और प्रकार के थे, अब माना कुछ और प्रकार के आ गए हैं, तो पाठ्यक्रम बदलोगे आप। पर्यावरण कारक, पर्यावरण में आए दिन कई सारे परिवर्तन होते रहते हैं, तो उन विषयों को हमें बच्चों से अवगत कराना पड़ता है, उनको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो इसलिए पाठ्यक्रम बदलना पड़ेगा। शिक्षा के उद्देश्य मैंने पढ़ा दिए। परीक्षा प्रणाली, पहले क्वेश्चनात्मक निबंधात्मक थी, अब दूसरी प्रकार की बनानी है, वस्तुनिष्ठ प्रकार की, तो बदलना पड़ता है। राष्ट्रीय आयोग समितियाँ, राष्ट्रीय आयोग समिति ने माने कोई सुझाव दिया है कि भाई इसको पाठ्यक्रम में जोड़ दो, तो उसको जोड़ना पड़ेगा, तो उसे बदलना पड़ेगा। बस यही जो कारक घटक वाले हैं ना, इनको ही लिख देना है। तो एक बार ये वाला जो पेज जहाँ आपने रखा है, ये पेज जहाँ कहीं भी आप देख रहे हो इसको, जहाँ कहीं भी मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है कि पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले घटक, इस पेज को लो और इस पेज को एक बार देखो और चिंतन करो कि यदि सवाल आएगा तो ये लिखने हैं, यदि इस प्रकार का सवाल दूसरा आ जाए ये वाला, तो यही पॉइंट लिख देने हैं। और एक दूसरा पॉइंट भी याद रखना कि पाठ्यक्रम के कौन कौन से घटक हैं, तो उसको भी साथ में रखो, क्योंकि एक जैसे सवाल हैं तो कन्फ्यूज नहीं होना एग्जाम में। पाठ्यक्रम के घटक पूछेगा तो 4 घटक लिखने हैं, पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले घटक या कारक तो ये लिख देने हैं, और पाठ्यक्रम में बदलाव की जरूरत पॉइंट तो यही चेप देने हैं, यही वाले पॉइंट, ठीक है। तो इस तरह सवाल बनना है। देखो कितनी सरल विधि बता रहा हूँ मैं आपको। यदि मैं मतलब वैसे मतलब पर्टिकुलर तुम्हें नहीं पढ़ा रहा होता, तो मान ली यूट्यूब के लिए मैं पढ़ा रहा होता, तो मैं हर चीज़ का अलग अलग वीडियो बनाता। मतलब भाई ज़्यादा फिर लगता ना कि बहुत ज़्यादा वीडियो बना रहा है, तो इसके अलग पॉइंट, इसके अलग पॉइंट, किसी का अलग पॉइंट, तो ऐसा तो पता नहीं मैं कितनी वीडियो बना दी थी कि चीज़ पर। वो जैसे डिज़ाइन वाले ही है, तो डिज़ाइन के लिए मैं अलग पढ़ाता और अप्रोच के लिए अलग पढ़ाता। एक जैसे पॉइंट पढ़ाता लेकिन अलग अलग मैं बनाता, दूसरे को लगता कि यार हाँ बहुत ज्ञानी इंसान है। हालांकि ज्ञान तो यहाँ पे भी दिख रहा है, इसको भी समझने में तो दिमाग खपाई होगा मेरा कि भाई यहाँ कैसे चीज़ों चीज़ों को, मतलब अगर आप अपने दिमाग से करते तो हो सकते कंफ्यूज हो जाते कि यहाँ क्या लिखूँ यहाँ क्या लिखूँ, लेकिन मैंने थोड़ा दोनों को सिंक्रोनाइज़ कर दिया कि अच्छे ये पॉइंट सेम मिलते जुलते पॉइंट हैं, तो चेप दो भाई, क्लियर तो करना है, विद्वान थोड़ी बनना है। तो ये हो गया, बस माँ भगवती का नाम लो और 2 एग्ज़ाम, ये भी हमने पॉइंट देख लिए, तो इसको भी एक बार देख लेना, आसान ही था ये भी, ठीक है। तो बाकी सब कुछ हो गया है, अब जैसा भी होगा एग्ज़ाम में देख लेना, वहाँ पर लिख देना भाई। मुझे इतनी उम्मीद तो है कि जितना ही मैंने पढ़ा है कुछ ना कुछ तो ज़रूर आएगा। किस्मत इतनी ही नीलबट्टे सन्नाटा हुई हो तो वो अलग बात है। देखो ना, पता नहीं किसने काट दिया, अरे भाई कितना लाल लाल हो गया है, काले हो गए हाथ है आजकल, पता नहीं कैसे। बहरहाल चलो ठीक है, करो मेहनत।